हेलो दोस्तों, आप सभी को यूथ ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए जो न्यू सिलेबस जो जारी किया गया है 9 और 10th का, उसी का साइंस का वीडियो लेकर आए हैं जो बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में 100 क्वेश्चन का कंप्लीट करने का सीरीज रखा जाएगा, जो कि चार सीरीज में पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। लगभग 400 प्लस इसमें क्वेश्चन कराया जाएगा। इसमें 9th और 10th पूरा क्वेश्चन कराया जाएगा। साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पार्ट का कराया जाएगा, जो कि बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और कम समय में ही अधिक क्वेश्चन का इसमें एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे। इसमें हो गया पहला चैप्टर देखिए एनसीईआरटी का, जो आप एनसीईआरटी के बुक से भी मिला सकते हैं। पहला चैप्टर जो है क्या हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ है, ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है। यह क्लास 9th का है। क्लास 9th का क्लियर करके उसके बाद फिर 10th का स्टार्ट किया जाएगा। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक फैलाने का काम करें और लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि अधिक लोगों को फ़ायदा मिल सके। चलिए, पहला चैप्टर है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। पहला चैप्टर है, इसमें पहला नंबर क्वेश्चन का इसका डिस्कशन करते हैं। पदार्थ की मूल अवस्था है। तो पदार्थ की 3 मूल अवस्था होती है। पदार्थ की कितने होता है? 3 मूल अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अगर जो पूछा जाए कि पदार्थ के कुल कितने अवस्था होते हैं, तो टोटल अगर जो पूछा जाएगा तो 5 अवस्था हो जाएंगे। 2 अवस्था और कौन होता है? तो चौथा नंबर पर हो जाता है प्लाज्मा हो जाता है, और 5वां नंबर होता है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। चलिए, पहला नंबर का क्वेश्चन का डिस्कशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ की ठोस अवस्था होती है। तो पदार्थ का ठोस अवस्था जो रबड़, स्पंज और पत्थर तीनों होता है। पत्थर सभी जानते हैं कि ये ठोस अवस्था होता है, लेकिन जब सेट में रबड़ या स्पंज आता है तो भारी कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ये तीनों याद रखेंगे, रबड़, स्पंज और ये पत्थर तीनों। चलिए, अगला क्वेश्चन है किस अवस्था में कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। तो गैस जो होता है, गैस, उसमें कणों के बीच की दूरी काफ़ी अधिक होता है, क्योंकि इसका अंतराण्विक आकर्षण बल जो होता है वह काफ़ी कमज़ोर होता है, इसलिए इसमें कण की जो डिस्टेंस होता है बहुत ही अधिक होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। तो सबसे कम जो होता है वह ठोस में होता है। सबसे कम जो आकर्षण जो बल जो होता है वह गैस में होता है। क्यों? अगला क्वेश्चन है पदार्थ के कणों के बीच एक बल लगता है, तो वह बल है, वह आकर्षण बल लगता है। तो पदार्थ के कणों के बीच कौन सा बल लगता है? तो वो आकर्षण बल लगता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ के किस अवस्था में बहाव का गुण होता है। तो बहाव का गुण सिर्फ 2 अवस्था में होता है, एक द्रव हो गया और दूसरा हो गया गैस। बस ये इसी में बहाव का गुण पाया जाता है, और ठोस में बहाव का गुण बिल्कुल भी नहीं होता है, इसमें द्रव और गैस हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पदार्थ की किस अवस्था में संपीड़ितता का गुण सबसे अधिक होता है। तो संपीड़ितता का गुण जो होगा वो सबसे अधिक गैस में होता है। संपीड़ितता मतलब क्या होता है? दबाना। कोई भी वस्तु को जब दबाते तो वही संपीड़ित। तो दबने की क्षमता सबसे ज़्यादा किस में हो सकता है? वो गैस में ही हो सकता है, ठोस में बिल्कुल नहीं होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पदार्थ के किस अवस्था का गलनांक सबसे अधिक संभव है। तो वह ठोस का गलनांक जो होता है वह सबसे अधिक संभव है। इसका आंसर ठोस हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि ठोस से द्रव में बदलना या प्रक्रिया कहलाती है। ठोस से द्रव में बदलना ये गलन कहलाती है। और फिर ये द्रव से वाष्प में, द्रव है तो इसका वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। और वाष्प से द्रव में बदलना ये संघनन कहलाता है। और डायरेक्ट ठोस, और जो डायरेक्ट जो ठोस दिया जाए तो ठोस से गैस में बदलना ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और गैस से सीधे ठोस में बदलना ये डिपोजिशन कहलाता है। ये सब भी जो अलग से जो बता रहे हैं वो भी फैक्ट पे पूरा ध्यान देना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि ठोस से द्रव में बदलना तो ये क्या कहलाता है? गलन कहलाता है। ये तो बता ही दिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्रव से गैस में बदलना, तो ये भी सारा चीज़ बता दिए हैं कि द्रव से गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि द्रव से फिर गैस से फिर द्रव में बदलना, तो ये संघनन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की जो प्रक्रिया जो होता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और यही है जो गैस से और जो ठोस में जो बदलने की प्रक्रिया जो पूछा जाएगा उसे डिपोजिशन कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 27 डिग्री सेल्सियस का समतुल्य तापमान केल्विन में होगा। तो
सेल्सियस में दिया हुआ है तो केल्विन में जो सी से और जो के में जाना है तो 273 को जोड़ना है, क्योंकि के का मान अधिक होता है और के से और जो सी में जाना है तो 273 को घटाना है। यहाँ पर सेल्सियस है, इसमें 273 में प्लस 27 डिग्री कर देंगे तो ये 300 केल्विन आ जाएगा, इसका 300 केल्विन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 200 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था होती है। तो जल जो होता है वो जब वो 100 डिग्री पर जाता है तो उसी समय वो क्या होता है, खौलने लगता है, तो वह वाष्प में बदल जाता है। तो जब 200 डिग्री बोल रहा था फिक्स एक हुआ, गैस ही अवस्था में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, गैस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है शुष्क बर्फ उदाहरण है। तो ये उधर पातन का उदाहरण होता है। शुष्क बर्फ जो होता है उधर पातन का उदाहरण होता है। शुष्क बर्फ का जो सूत्र जो होता है CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। फंक्शन में धुआं करने के लिए यही गैस का प्रयोग किया जाता है, शुष्क बर्फ का ही। चलिए अगला क्वेश्चन है वह तापमान जिस पर कोई द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो वह कहलाता है, तो वह गलनांक कहलाता है। कोई भी द्रव में है, कोई ये जो इसमें है थोड़ा मिस प्रिंट किया गया है, क्योंकि द्रव अवस्था से गैस में बदलना वो वाष्पीकरण कहलाता है, और ठोस से द्रव में बदलना ये गलनांक कहलाता है। चलिए ये सब तो बता ही दिए हैं पहले भी। चलिए अगला क्वेश्चन है किसी द्रव का क्वथनांक तापमान के नीचे ही वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो वाष्प में बदलना सीधा वाष्पीकरण हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा वाष्पीकरण। अब पूछा जाएगा कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो इसका कोई भी फिक्स नहीं है, क्योंकि वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया जो है वह हमेशा ही चलता रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जल वाष्प में बदलता है, तो ये अपने क्वथनांक से कम ताप है। जब भी यह दाब में बदलेगा तो क्वथनांक से क्या होता है, कम ताप है। जल का क्वथनांक पूछा जाएगा तो कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं शुष्क ठोस शुष्क बर्फ होता है, तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, ये तो बता ही दिए थे। तापमान का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो तापमान का ऐसा मात्रक जो होता है वह केल्विन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है तरल पदार्थ कहा जाता है, तो ये द्रव एवं गैस को कहा जाता है। और ये भी कि बहाव का गुण किस में पाया जाता है, तो ये द्रव और गैस में भी पाया जाता है, ठोस में नहीं पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बर्फ का गलनांक 0 डिग्री लिया गया है, इसको क्या कहते हैं, ये इसे सेल्सियस पैमाने में बोलते हैं, यानी कि इसका सेल्सियस पैमाना हो जाएगा। अगला किसका आकार एवं आयतन निश्चित नहीं होता है, तो गैस का जो होता है आकार और आयतन, गैस जो होता है उसका आकार आयतन निश्चित नहीं होता, लेकिन ठोस जो होता है ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। इसमें क्या होता है, दोनों निश्चित होता है, लेकिन जो द्रव जो होता है द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन इसका जो आयतन जो होता है वॉल्यूम वो क्या होता है, निश्चित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो भी क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन होगा सारा इसमें बता दिया जाएगा, अलग से जो फैक्ट बताया जाएगा उस पर भी ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि रसोई घर में प्रयोग करते हैं, तो रसोई घर में LPG का प्रयोग किया जाता है, तो LPG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। LPG में मुख्य घटक जो इसमें पूछा जाएगा क्या होता है, तो मुख्य घटक जो होता है वह ब्यूटेन होता है। LPG जो होता है एक गंधहीन गैस, इसका कोई गंध नहीं होता है, लेकिन रिसाव का पता करने के लिए इसमें मिथाइल मरकप्टेन का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है वाहनों में प्रयोग किए जाने वाले गैस कौन सी है, तो वाहन जो होता है यानी कि गाड़ी वगैरह जो हो गया उसमें CNG का प्रयोग किया जाता है। आप लोग ये भी बात सुनेंगे कि ये गाड़ी कैसा है, तो ये CNG है, बाइक भी CNG का आ गया है। तो CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। CNG का मुख्य घटक जो पूछा जाएगा, तो CNG का जो मुख्य घटक जो होता है वह मीथेन होता है। बायोगैस का भी मुख्य घटक पूछा जाएगा तो वह मीथेन ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो बर्फ का गलनांक जो होता है वह 273 केल्विन होता है। बर्फ का गलनांक पूछेगा तो 273 केल्विन, और जो सेल्सियस में जो पूछा जाएगा तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये आप दोनों फॉर्म में याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है गर्मियों में घड़े का जल निम्नलिखित प्रक्रिया में किसके कारण ठंडा हो जाता है, तो घड़े का जो जल जो ठंडा होता है वह वाष्पन के द्वारा ही ठंडा होता है, यानी कि इसका वाष्पन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ने पर बढ़ेगा, तो ये वाष्पन, विसरण और गैस का प्रसार, क्योंकि ताप बढ़ने पर कोई भी द्रव पहले वाष्प में बदलेगा, फिर यह विसरण होता है, फिर गैस होता है। ये तीनों प्रक्रिया जो होता है वह ताप पर ही निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तरल में
प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है। यह गैस तथा द्रव तरल के समान ही व्यवहार करते हैं। यानी कि प्रवाह का यह क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है कि प्रवाह की दर किसमें होता है, तो प्रवाह का जो गुण पाया जाता है वह गैस और द्रव में ही पाया जाता है, ठोस में ये नहीं पाया जाता। जितने वही क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये हो जाएगा पहला ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन के बाद हो जाएगा जल हो जाएगा, जल के बाद क्या हो जाएगा शर्करा हो जाएगा। तो इसको याद रखना, ऑक्सीजन जल और शर्करा हो जाएगा। क्या फिर से मतलब देख लेते हैं कि कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया, तो वो पहले हो जाएगा ऑक्सीजन जल और शर्करा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना सीधे मतलब ठोस में बदलना। यानी कि कोई भी वस्तु है जो ठोस में है, ठीक, वो डायरेक्ट द्रव में डायरेक्ट वो गैस में बदल गया है, तो यह प्रक्रिया का उदरपातन कहलाता है। तो इसका उदरपातन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी। जब जल के तापमान में वृद्धि होगा तो वह वाष्पन की दर भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध पदार्थ में मौजूद सभी कणों की रासायनिक प्रकृति होती है। तो शुद्ध पदार्थ जो होता है वह सभी कण का जो रासायनिक प्रकृति क्या होगा, एक समान होगा। भौतिक गुण भले अलग हो सकता है लेकिन रासायनिक गुण में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, यानी कि हो जाएगा रासायनिक गुण एक समान होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मिश्र धातु दो या अधिक धातुओं का मिश्रण है। तो दो या अधिक धातुओं का जो मिश्रण जो होता है तो उसे समांगी मिश्रण कहा जाता है। मिश्रण जो होता है दो तरह का होता है, एक समांगी होता है, एक विसमांगी होता है। जो पूर्ण रूप से मिल जाए उसको समांगी कहते हैं, और जो पूर्ण रूप से नहीं मिलता है उसे विसमांगी कहते हैं। तो मिश्रण भी दो तरह का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है पीतल मिश्र धातु है। तो पीतल जो मिश्र धातु है जिंक और कॉपर का मिश्र पीतल का एक ट्रिक होता है पिताजी, तो इसका हो जाएगा तांबा हो जाएगा और जिंक हो जाएगा। ये ट्रिक बिल्कुल ही याद रखना, यानी कि जिंक और कॉपर बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है गैस और जल विलयन का उदाहरण होता है। तो सोडा जल जो होता है वह गैस और जल दोनों का ये उदाहरण होता है, क्योंकि आप सोडा को पूरा हिला के जब स्पीड में जब उसको खोलते हैं तो पूरा फुहारा जैसा बाहर आता है। तो ये इसमें गैस जो है मतलब उसमें कंप्रेस्ड कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाया जाता है। तो वह सोडा जल जो होता है वह गैस और जल दोनों का ही मिश्रण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडा जल में विलय है, तो ये अभी जस्ट ये बताते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें फैल जाती है। तो बिलियन में प्रकाश की किरणें फैल जाती है, किसमें, तो बिलियन में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें का बिलियन से फैलना क्या कहलाता है। उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव क्या होता है, जब आप कोई भी बिलियन में जब प्रकाश को मारते हुए क्या होता है, चमकता है, तो यही प्रक्रिया का क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्रव गैस के कोलाइड को कहते हैं, तो उसे एरोसोल के नाम से जाना जाता है। एरोसोल इसको कहा जाता है। क्या, तो एरोसोल में किसका मिश्रण रहता है, तो द्रव और गैस का मिश्रण रहता है, उसे एरोसोल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इमल्सन का उदाहरण है। इमल्सन जो होता है ये दूध का उदाहरण होता है। इमल्सन किसका उदाहरण है, ये दूध का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नमक तथा अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को किस विधि से अलग कर सकते हैं। तो नमक और अमोनिया क्लोराइड का जो मिश्रण जो होता है वह उदरपातन विधि का प्रयोग करके इसको अलग कर सकते हैं, क्योंकि अमोनिया क्लोराइड जो है ये उदरपातन का ही उदाहरण होता है। नेप्थलीन जो है वह उदरपातन का ही उदाहरण होता है। आयोडोफॉर्म जो पूछा जाए तो वह कौन सा धातु, तो वह उदरपातन का ही उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथक्करण की विधि नहीं है। तो घोलना जो तो पृथक्करण का विधि नहीं होता। पृथक्करण मतलब क्या होता है, अलग करना। ये घोलना ये पृथक्करण का विधि नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु में उपस्थित गैसों को किस विधि द्वारा पृथक यानी कि अलग कर सकते हैं, तो वह प्रवाहजी आसमन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। तो वायु में उपस्थित गैस को अलग पृथक किया जाता है तो वह प्रवाहजी के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये जॉन डाल्टन को जाना जाता है। यानी कि सीधा आप बोल सकते हैं परमाणु सिद्धांत
किसने दिया था? ये जॉन डाल्टन ने दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं? किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित है, यानी कि न्यूट्रॉन उसमें पाया नहीं जाता है, तो वो हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन का क्या जो होता है, इसका परमाणु संख्या भी एक होता है और परमाणु भार भी एक होता है। तो न्यूट्रॉन संख्या बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान होता है और माइनस परमाणु संख्या होता है। दोनों को घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसीलिए इसमें किसी में न्यूट्रॉन अनुपस्थित रहता है तो वो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। बाकी बात हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चैडविक ने किसकी खोज किया है? तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है? तो जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के केंद्रक में क्या होते हैं? तो परमाणु का जो केंद्र जो होता है यहाँ पे N प्लस P लिखा हुआ रहता है। तो N से हो गया न्यूट्रॉन और P से हो गया प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने किया था? प्रोटॉन की जो खोज का जो श्रेय दिया गया है वो रदरफोर्ड को। तो प्रोटॉन का खोज किसने किया है? तो रदरफोर्ड ने किया। एक्स किरण की खोज किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये एक्स किरण का खोज होता है वह W रोंटगन ने किया। किसने किया? तो रोंटगन ने किया। एक्स किरण का प्रयोग किसमें किया जाता है? ये चिकित्सा रूप में इसका अधिक प्रयोग होता है। जैसे एक्सरे वगैरह जो करवाने के लिए जाते हैं तो वह इसमें एक्स किरण का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समान परमाणु क्रमांक एवं अलग अलग परमाणु भार वाले परमाणु कहलाते हैं। देखो परमाणु संख्या समान है तो वह समस्थानिक कहलाएगा, और जो परमाणु भार का जो समान रहेगा तो उसे समभारिक कहते हैं, और जो उसका न्यूट्रॉन की संख्या का जो समान रहेगा तो उसको समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो बस ये 3 कंडीशन उसमें होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है। इस भेदन क्षमता जो अधिक होता है वह गामा किरण की भेदन क्षमता होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा गामा किरण। चलिए अगला क्वेश्चन है कि परमाणुक कण कौन से हैं? तो परमाणु कण जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और परमाणु कण कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, किसने बताया था कि परमाणु अविभाज्य है? तो परमाणु अविभाज्य ये डाल्टन ने बताया था, जो कि बिल्कुल ही इसका सिद्धांत जो है बाद में आगे चल के गलत हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटियम में कौन शामिल नहीं है? तो प्रोटियम में जो होता है इसमें न्यूट्रॉन शामिल नहीं है, क्योंकि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक 3 समस्थानिक होता है हाइड्रोजन का। तो प्रोटियम का भी परमाणु संख्या 1, इसका भी परमाणु भार 1 होता है। दोनों को घटाएंगे तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 आ जाएगा। इसीलिए प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होता है, यानी कि न्यूट्रॉन शामिल नहीं होता। बाकी बात इसका 2 समस्थानिक जो होता है ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इसमें प्रोटॉन अति इसमें न्यूट्रॉन की संख्या पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व के समस्थानिक में होती है। तो किसी तत्व के समस्थानिक में इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? भिन्न होगा, लेकिन इसमें इसका जो परमाणु संख्या जो हो जाएगा वह समान रहेगा, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब न्यूट्रॉन विघटित हो जाता है, विघटित मतलब क्या होता है? टूटना। जब एक न्यूट्रॉन विघटित होता है तो उसे क्या उत्पन्न होता है? तो उससे प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। क्या होता है? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फास्फोरस 32 पी जो है संकेत जो फास्फोरस का है, तो P32 का प्रयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है? ये ल्यूकेमिया जो बीमारी जो होता है उसी के उपचार के लिए किया जाता है। ल्यूकेमिया कहाँ होता है? तो ये मस्तिष्क में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मृदा किस प्रकृति की होता है? तो जो मिट्टी होता है क्या होता है? एक समान रूप से मिला हुआ रहता है। तो मृदा जो है वह समांगी प्रकृति के होते हैं। तो पहला नंबर चैप्टर तो समाप्त हो चुका है 9th का। अगला चैप्टर, दूसरा नंबर जो चैप्टर जो है वह परमाणु एवं अणु है, परमाणु और अणु। अब दूसरा नंबर चैप्टर का डिस्कशन करते हैं। चलिए इस चैप्टर का जो पहला नंबर क्वेश्चन है, यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो जल में इसका फॉर्मूला होता है H2O होता है। तो इसमें हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2 हो गया, ऑक्सीजन का जो हो गया 16 हो गया। इसको जब काटेंगे तो 1:8 हो जाएगा, इनकी 1:8 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमोनिया का सूत्र होता है, इसका क्या होता है? अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है NH3 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है NH3। देखिए यहाँ पे दिया भी है NH3। अगला क्वेश्चन है, परमाणु त्रिज्या का आकार होता है।
तो परमाणु त्रिज्या का आकार को नैनोमीटर में होता है। किस में होता है? तो नैनोमीटर में होता है। परमाणु की त्रिज्या को किस में मापा जाता है? नैनोमीटर में। परमाणु के नाभिक का जो पूछा जाएगा तो वो फर्मीमीटर में मापा जाता है। चलिए परमाणु, अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्व एक परमाणविक होता है? तो एक परमाणविक, तो आर्गन, आर्गन क्या होता है? एक परमाणविक, यानी कि इसका जो संकेत जो होता है वह AR होता है। ये कैसा है? एक परमाणविक तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्व द्विपरमाणविक होता है? जैसे हाइड्रोजन हो गया, Cl2 हो गया, इसमें क्या है? इसमें दो को क्लोरीन है, इसमें हाइड्रोजन का भी 2 अणु है, तो ये क्या है? द्विपरमाणविक है, यानी कि हाइड्रोजन क्या है? परमाणविक है। और जो त्रिपरमाणविक का जो पूछा जाएगा तो वो ओजोन का जो सूत्र होता है O3, ये क्या है? इसमें 3 ऑक्सीजन है, तो ये त्रिपरमाणविक हो जाएगा। और जो बहुपरमाणविक जो पूछा जाएगा तो S16 होता है, C60 होता है, तो ये सब क्या है? ये बहुपरमाणविक है। चलिए अगला क्वेश्चन है अमोनिया का सूत्र है, तो अमोनिया का जो सूत्र जो होता है NH4 होता है, NH4+ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड, यानी कि जिसको साधारण नमक के नाम से भी जाना जाता है, का सूत्र क्या था? तो इसका NaCl होता है, NaCl हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, इसका MgOH2 हो जाएगा। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को, ये भी बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कार्बन के 1 मोल में परमाणु की संख्या कितना होता है? 6.022 गुना 10⁻23 होता है। इसको एवोगाद्रो संख्या के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या होती है, तो ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या था? O2 होता है, तो इसमें कितने परमाणु हुआ? 2 गो है, तो इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा, सिंपल सा बात है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 18 ग्राम जल के लिए समतुल्य मोल कितना होता है? तो 18 ग्राम जल के लिए तो वह 1 मोल हो जाएगा, यानी कि ये 18 ग्राम जो जल जो होता है वह 1 मोल के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है CH4 का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होगा? तो देखिए CH4, तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है। और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है, लेकिन इसमें कितना 4 है, तो 4 से गुना कर दिए, तो 12 पर 4 कितना हो गया? 16 हो जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा? CH4 का 16 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सल्फेट बहुपरमाणविक आयन का संकेत, ये अभी बताए थे सल्फेट का, तो SO4 ये क्या है? बहुपरमाणविक संकेत का आयन है। अगला क्वेश्चन है लोह धातु का प्रतीक है, तो लोह धातु का जो प्रतीक जो क्या होता है? Fe होता है। इसका लैटिन नाम जो पूछा जाए तो इसका लैटिन नाम जो था वह फेरम होता है। ये भी पूछा जाता है कि फेरम धातु का कौन सा नाम है, तो वह लैटिन नाम है, यानी कि Fe हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्लोराइड आयन पर उपस्थित आवेश होता है, तो क्लोराइड यानी कि Cl का परमाणु संख्या कितना होता है? 17 आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक जब विन्यास करेंगे 2, 8 और 7 हो जाएगा, तो इसको कितना? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसीलिए ये 1 लेगा, तो ये ऋण आयन हो जाएगा, यानी कि -1 होता है। क्लोरीन का कितना होता है? -1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑक्साइड आयन पर उपस्थित आवेश होता है, ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन पर कौन सा आवेश? यहाँ पे -2 होता है, -2 कैसा? जैसे O हो गया, ऑक्सीजन है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है, तो 2 6 हो जाएगा, तो यह अस्थायी होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यह तो माइनस, तो इसका संयोजन क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व के सभी परमाणु समान रासायनिक प्रकृति के होते थे, किसने बताया था? तो ये डाल्टन ने बताया था कि किसी भी तत्व के परमाणु समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, तो यह डाल्टन के द्वारा बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितना होता है? तो ये 10⁻−10 मीटर होता है। इसे एंगस्ट्रॉम के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सोने की पतली चादर पर कण के बौछार वाला प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। जो कण का जो बौछार जो किया गया था, तो कुछ कण डायरेक्ट टकराया और डायरेक्ट वापस आ गया, कुछ कण सीधे निकल गया और कुछ कण थोड़ा विचलित हो गया। इससे यह पता चला कि बीच वाला भाग क्या ठोस है, तो करगी वाला जो भाग है वो थोड़ा खोखला भी है, ये भी पता चला। चलिए अगला क्वेश्चन है कि
इसी से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी खोज हुआ था। अगला है कि न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? ये है जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया। कब न्यूट्रॉन का खोज कब हुआ था? तो ये 1932 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी यौगिक के 1 मोल में अणुओं की संख्या होगी तो 1 मोल में जो अणु की संख्या 6.022 गुना 10⁻23 होता है, यानी कि इसी को एवोगाद्रो संख्या के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम अनुभार कितना था? ग्राम अनुभार जो होता है वह सभी संख्यांक जो भी तत्व यौगिक दिया हुआ है तो उसका सिर्फ परमाणु भार लिखकर जोड़ दीजिए तो वही हो जाता है अनुभार हो जाता है। जैसे इसका देखिए कोई निकाल के बता देते हैं। कार्बन का जो परमाणु भार जो होता है वह 12 होता है। ऑक्सीजन का जो परमाणु भार जो होता है वह 16 होता है। तो ऑक्सीजन 2 अणु तो 2 से इसमें गुना कर दिए, फिर 12 प्लस 16 अणु कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 32 और 12 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। आप इसी तरह निकाल सकते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का अनुभार कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। यू जो है यू मतलब होता है यूनिट यानी कि इकाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, 360 ग्राम जल को सही रूप में प्रदर्शित करता है। यह 20 मोल जल होता है। 20 मोल जल कैसे होता है? क्योंकि H2O है, ठीक है। तो H2O का जो परमाणु भार कितना होता है? 18 होता है। तो इसमें जो हम 20 से जो गुना कर दिए तो 18 दूनी 36 यानी कि 360 हो गया। तो कितने मोल को व्यक्त करेगा? तो ये 20 मोल को व्यक्त करेगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 20 मोल जल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक होता है। तो नाइट्रोजन गैस का जो रासायनिक प्रतीक जो होता है इसका N2 होता है। N2 है, यानी कि ये कैसा है? ये द्विपरमाणविक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोडियम का जो रासायनिक प्रतीक जो होता है वह Na होता है। इसका पूरा नाम है जो पूछा जाएगा तो नेट्रियम होता है। क्या? तो इसका पूरा नाम जो होता है वह नेट्रियम। नेट्रियम एक लैटिन भाषा है, लैटिन शब्द से ही लिया गया है। तो सोडियम का जो रासायनिक प्रतीक जो है वह Na होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, समस्थानिक का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि C14 हो गया, फिर C12 होता है। समस्थानिक मतलब क्या? जिसका परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है, तो यही व्यक्त करता है, यानी कि चलिए C14 और C12 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है। तो ऑक्सीजन का एक परमाणु का जो द्रव्यमान जो हो जाएगा, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और एक एवोगाद्रो संख्या बराबर होता है 6.022 गुना 10⁻23 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन अणु के 1 मोल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होता है। तो 1 मोल में पूछ रहा था, 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.022 गुना 10⁻23 होता है। चलिए अगर दूसरा नंबर चैप्टर भी समाप्त हो चुका है। अब तीसरा नंबर चैप्टर जो है 9th का केमिस्ट्री का, वो परमाणु की संरचना है। तो परमाणु की संरचना के बारे में जानते हैं कि परमाणु की संरचना क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु का मूल कण नहीं है। तो अल्फा जो है वह मूल कण नहीं, परमाणु के 3 मूल कण होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के कितने मूल कण होता है? तो 3 मूल कण होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक कौन सा गोला था? तो परमाणु जो एक धन आवेशित गोला था। परमाणु कैसा था? एक धन आवेशित गोला था। ये किसने कहा था? ये थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार कहा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अल्फा कण होते हैं। तो अल्फा कण जो होता है वह द्विआवेशित होता है। अल्फा कण कैसे होते हैं? तो अल्फा कण जो होते हैं द्विआवेशित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि L4 में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? L कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो कितने हो सकती है? तो पहले होता है K, फिर होता है L होता है, फिर M होता है, फिर N होता है। K में 2 रहता है, L में कितना रहता है? 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इसका फॉर्मूला भी होता है 2n²। ये 2 नंबर पर आता है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन कक्ष केंद्रक के सबसे नज़दीक होता है? तो कक्ष केंद्रक के सबसे नज़दीक जो होता है वह पोटेशियम होता है। तो जो कौन कक्ष के नज़दीक होता है? ये पोटेशियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन कक्ष के केंद्रक से सबसे दूर होता है? तो सबसे दूर जो होगा वह नाइट्रोजन हो जाएगा। सबसे नज़दीक पूछेगा तो वो पोटेशियम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
एम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो एम कक्षा में पहला होता है के कक्षा होता है, फिर एल होता है, फिर होता है एम होता है। तो 1 2 3 3 नंबर पर आया तो इसका फॉर्मूला था 2n²। तो 2n का जब उसको 3 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 9। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 18 हो जाएगा आंसर। आप ये भी फॉर्मूला रख सकते हैं 2n²। ये जरूर याद करके रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2n² होता है। अगला क्वेश्चन है कि 2 8 1 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो 2 8 10 10 और 1 11। तो 11 किसका था, सोडियम का होता है। तो ये सोडियम का हो जाएगा। सोडियम का इसका पूरा नाम है जो पूछेगा, Na का पूरा नाम क्या था, तो नेट्रियम होता है। एल्युमिनियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 13 होता है। इसका 2 8 और 3 हो जाएगा, 2 8 और 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन तत्व के एम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो इसमें 2 हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, तो क्लोरीन के कितना होता है परमाणु संख्या 17 होता है। तो Cl2 होता है। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन कम से कम इसको जरूरत पड़ेगा, तो यानी कि इसका 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम तत्व के सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 20 होता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 8 और 2 हो जाएगा, 2 8 8 8 और 8 2 हो जाएगा। तो लास्ट में कितना बच रहा है, ये 2 बच रहा है। तो इसमें 2 बाहर में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अक्रिय गैस के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछेगा तो वह 8 हो जाएगा। वो कैसे, तो मान लीजिएगा जैसे Na का जो होता है इसका क्या देना होता है, 10 होता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 2 8, तो इसका 10 हो जाएगा। मात्र एक ही अपवाद एक तत्व है हीलियम। हीलियम में कैसा अपवाद तत्व है जिसके बाह्यतम कक्षा में अक्रिय गैस है, लेकिन इसका बाह्यतम कक्षा में मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये भी याद रखिएगा साइड से। चलिए आज 99 क्वेश्चन हो गया है। 100 नंबर जो क्वेश्चन है कि पोटेशियम तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है तो कितना होता है। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होता है, क्योंकि पोटेशियम का कितना होता है परमाणु संख्या 19 होता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 2 8 8 तो 1 हो जाएगा। तो लास्ट में कितना 1 बचा हुआ है, तो इसका 1 हो जाएगा। इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आज का केमिस्ट्री 9th का पूरा समाप्ति हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि सोडियम तत्व में संयोगी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तो वह 1 होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन C12 के समस्थानिक नहीं है। ये C11 ये इसका समस्थानिक नहीं है। C6 और 14 रहता तो ये इसका समस्थानिक सही है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है, तो ये नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के इलाज में होता है। तो कोबाल्ट यानी कि C60 का जो प्रयोग जो होता है वह कैंसर के इलाज में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में। तो इसमें यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में, यानी कि यूरेनियम 235 हो जाएगा। अगला है कि मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सही प्रदर्शन क्या है। तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना था, 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 और 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने समझाया कि नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेशित संकेंद्रित रहता है। तो ये रदरफोर्ड ने बताया है कि नाभिक में जो होता है वह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है और इसमें जो होता है वह धन आवेश केंद्रित रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक संयोजकता वाले तत्व क्या होते हैं। तो एक संयोजकता वाला जो तत्व जो होता है वह धातु होते हैं। अब फिर जैसे हाइड्रोजन का क्या होता है, एक ही संयोजकता था, तो ये अधातु भी हो सकते हैं। तो ये धातु और अधातु दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता होगी। इसका जो परमाणु का संयोजकता जो हो जाएगा, तो प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु संख्या, इसी को इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कहते हैं। जहाँ पे 3 प्रोटॉन की संख्या दिया होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 और 1, जिसका कितना हो जाएगा संयोजकता। सही, इसका जो संयोजकता जो जाएगा वह 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के बोर मॉडल का सही प्रदर्शन करता है। तो ये क्या है, ये बोर मॉडल का सही प्रदर्शन है कि पहला जो कक्षा में 2 गो है, फिर अगला कक्षा में जो है वह 8 इलेक्ट्रॉन है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि परमाणु
में संख्या समान होती है, तो परमाणु में संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। आज के इस वीडियो में पूरे 9th का 110 क्वेश्चन केमिस्ट्री का करा दिया गया है, जो कि बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। यानी कि कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन का डिस्कशन भी करा रहे हैं, जो कि यूट्यूब पे ऐसा मिलेगा भी नहीं। अब आगे के वीडियो में जीवन की मौलिक इकाई यानी कि ये जो बायोलॉजी का 9th का चैप्टर नंबर 1 है, तो इसका डिस्कशन आगे की वीडियो में कराया जाएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप और कमेंट भी जरूर करें। आपका जो कमेंट जो होता है, आपका जो रिव्यू होता है, वो अगले वीडियो डालने के लिए हमें मोटिवेट करता है। जय हिंद।